भारत रहस्य की धरती कहे तो ये कदाचित गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतिहास की ऐसा रहस्य दफन हुआ है जो आपको और कहां पर भी देखने नहीं मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसा मंदिर के बारे में जो कि अपनी अंदर अनेक राज छुपा हुआ है, और साथ ही साथ इस मंदिर के पीछे ऐसी कहानी भी है। आज भी जब लोग इस मंदिर को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि आखिर इस मंदिर को किस तरह से बनाया गया, क्योंकि इस मंदिर के साथ ऐसी चित्रकला जुड़ा हुआ है जो आज भी ये मंदिर की इतिहास को पुनरुद्धार करता है। इस मंदिर का शकल काल्पनिक सूर्य देव की रथ की शकल जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोणार्क सूर्य मंदिर की। और कहा जाता है कि उस समय इस मंदिर को बनाने वाली राजा ने अपनी संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा इस मंदिर को बनाने में खर्च कर दिए थे, और इस मंदिर के टप पर एक चुंबक भी लगाया गया था जो कि इस मंदिर के आसपास से होकर गुजरने वाली हर जहाज को अपनी तरफ खींचता रहता था। और ये चुंबक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि इस मंदिर के आसपास होकर गुजरने वाली हर जहाज को रहस्यमय तरीके से गायब भी कर देता था। पर सवाल ये आता है कि अगर ये चुंबक इतना ज्यादा खतरनाक था तो फिर इस मंदिर के ऊपर ये चुंबक को क्यों लगाया गया, और पिरामिड शकल इस मंदिर के ऊपर करीब 52 मीट्रिक टन चुंबक को आखिर कैसे लिया गया होगा, क्योंकि उस समय ना ही कोई क्रेन हुआ करता था, ना ही कोई ऐसा इंजन जो इस चुंबक को लेकर मंदिर के ऊपर रख दे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस मंदिर को साल 1238 में कलिंग शासन के महान राजा सूर्य भक्त लांगुला नरसिंहदेव प्रथम वो कोणार्क में 12 एकड़ जमीन पर 1200 मजदूरों के सहायता से 12 सालों में ये भव्य मंदिर को बनाए थे। और उस समय जो कारीगर हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, क्योंकि उस समय इस मंदिर को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि सूर्य की पहली किरण मंदिर की गर्भगृह से होते हुए मंदिर के अंदर सूर्य देव की मूर्ति पर आ पड़ती थी। और साथ ही साथ इस मंदिर के ऊपर करीब 52 मीट्रिक टन चुंबक भी लगाया गया था। इस मंदिर को बनाने में ऐसा प्लानिंग किया गया था जो आप सोच भी नहीं सकेंगे। यानी कि इस मंदिर की हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट लगाई गई थी। वो लोहे की प्लेट जिनमें चुंबक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें शामिल था, जिसके वजह से इस मंदिर की दीवारों पर लगे गए लोहे की प्लेट और इस मंदिर के ऊपर लगाए गए चुंबक के कारण ये मंदिर समुद्र के पास प्रतिकूलता से प्रभावित हुए बिना खड़े होने में सक्षम था। यानी इसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आ रहा था। और ये चुंबक के कारण सूर्य देव की भव्य प्रतिमा जो अष्ट धातु से बनी हुई थी उसे उस समय किसी सिंहासन पर नहीं बिठाया गया था, क्योंकि दीवारों से लगे गए लोहे की प्लेट की वजह से ये चुंबक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सूर्य देव की भव्य प्रतिमा शून्य में तैरता रहता था। पर सवाल ये आता है कि जमीन से करीब 229 फीट ऊंचाई पर इस 52 मीट्रिक टन चुंबक को आखिर कैसे लिया गया होगा। क्या ये जब मंदिर के ऊपर ये चुंबक को लिया गया होगा तब भी मंदिर के आसपास से होकर गुजरने वाली हर जहाज को अपनी तरफ खींचता था। कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान किया गया था कि ये चुंबक को मंदिर के ऊपर लेना है, जिसके वजह से सूर्य देव की भव्य प्रतिमा हवा में तैरे। या तो ये चुंबक को स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर लिया गया होगा, या फिर जिगजैग ट्रैक के जरिए, या फिर सबसे आसान तरीका जब 1200 मजदूरों के सहायता से रस्सी के माध्यम से इस चुंबक को खींच के ऊपर लिया गया होगा। सवाल आज भी अस्पष्ट है, क्योंकि उस समय जो मंदिर हुआ करता था वो किसी कारणवश टूट गया था। जी हाँ, आज जो मंदिर है उसे हम मंदिर की मुख्य द्वार बोलते हैं। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर टूटा कैसे। उस समय ना ही कोई इंजीनियर्स हुआ करते थे, ना ही कोई आर्किटेक्चर। उस समय जो मजदूर हुआ करते थे इस मंदिर को इसी तरह से बनाए थे कि सूर्य की पहली किरण नाट मंदिर से होते हुए सीधा मुख्य प्रतिमा पर नाभि में रखे हीरे में दिखते थे। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर सूर्य देव की मूर्ति पर आ पड़ती थी तो ये हीरे के कारण ये मूर्ति चमकता रहता था, और इसे शुरुआत की कुछ ही मिनट के लिए देखा भी जा सकता था। और ये मंदिर विध्वंस के कारण बहुत ऐसी किंवदंती मिलता है। मादड़ा पांजी के अभिलेखों के अनुसार बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान करानी
250 साल के बाद यानी 1508 में ओडिशा की बहुत ऐसी मंदिर पर हमला करके नष्ट कर दिए थे, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल था। सुलेमान खान करानी सेनाध्यक्ष रुद्र नारायण, जो कि काला पहाड़ के नाम से कुख्यात था। और कोणार्क सूर्य मंदिर की विध्वंस इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस मंदिर की मोटाई करीब 25 फीट थी, जो कि काला पहाड़ इस मंदिर की संरचना को पहले से जानता था। यानी ये भी जानता था कि अगर इस मंदिर के ऊपर ये चुंबक को तोड़ दिया जाए तो ये मंदिर अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि ये मंदिर मैग्नेटिक फोर्स के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए वो 52 मीट्रिक टन चुंबकीय पत्थरों को तोड़ने में कामयाबी हुआ। यानी इस चुंबकीय पत्थरों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था और मंदिर की टॉप से चुंबकीय पत्थरों को निकालने के कारण मुख्य मंदिर ध्वस्त होने की कतार पे था, क्योंकि ये चुंबकीय पत्थरों की वजह से मंदिर की हर 2 पत्थर संतुलन से बना हुआ था। हालांकि कुछ सालों के बाद इस टूटे हुए चुंबकीय पत्थरों को फिर से मंदिर की टॉप पर लगाया गया, क्योंकि इस चुंबकीय पत्थरों को अगर ना लगाया जाता तो फिर ये मंदिर अपने आप कुछ दिनों के अंदर टूट जाता। लेकिन दोस्तों, मंदिर के ऊपर लगाए गए ये चुंबकीय पत्थर आधे से ज्यादा टूटने के कारण मंदिर के आसपास से होकर गुजरने वाली हर जहाज रहस्यमय तरीके से गायब भी होने लगे, क्योंकि इस चुंबक को उस समय इसी तरह से बनाया गया था। अगर इस चुंबक की एक ही हिस्सा टूट जाए तो ये बहुत ही ज्यादा फोर्स पैदा करेगी। यानी अगर इस चुंबक का थोड़ा सा भी हिस्सा टूट जाए तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर पैदा करेगी, और ऐसा ही हुआ, जिसके वजह से मंदिर के पास से होकर गुजरने वाली हर जहाज मिस्टीरियस तरीके से गायब भी होने लगे। एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जितने भी सारे जहाज समुद्र पर डूब जाता था वो सब सारे के सारे पुर्तगालियों की जहाज थी। जब पुर्तगालियों की जहाज मंदिर की करीब से होकर गुजर रही थी तो जहाज में रखे दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर दिया था। जी हाँ, जिसके कारण जहाज गलत दिशा पर चली जाती थी और किसी पत्थर से टकराकर डूब भी जाती थी। दुर्घटना की डर से पुर्तगालियों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम घोषित कर दिया था, और ये दूर से देखने पर कोणार्क का ये मंदिर काला भी दिखाई दे रहा था। जब इस रहस्यमयी चुंबकीय पत्थरों के बारे में पुर्तगालियों को पता चला तब उन्होंने फिर से मंदिर की टॉप से चुंबकीय पत्थरों को निकाल दिया। चुंबकीय पत्थरों को फिर से निकालने के कारण मुख्य मंदिर पूरा ध्वस्त हो गया और ये चुंबकीय पत्थरों को पुर्तगालियों के व्यापारियों ने अपने साथ ले गए थे। ओडिशा के इतिहास के अनुसार कलिंग यानी कि आज की ओडिशा मुस्लिम शासन की अधीन हो गई थी और इसी कारण पूरी पंडितों ने इस सूर्य देव की भव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने साथ पूरी ले गए थे और उस भव्य मंदिरों को लुटेरों से बचाने के लिए रेत से ढक दिया गया था, जिसके वजह से कोणार्क की ये मंदिर कई सालों तक वीरान भी हो गया। और कुछ सालों के बाद मंदिर के ऊपर जंगल उग गए थे और जिस मंदिर को खत्म करने की इतिहास पुर्तगालियों से जुड़ा, उस मंदिर को फिर से जीवित करने की इतिहास अंग्रेज ने किया। साल 1900 के आसपास लॉर्ड कजन ओडिशा में कारोबार की लालच में आए थे। लॉर्ड कजन जब उस मंदिर के ऊपर से होकर गुजर रहे थे तो उनके पैर एक बड़ा पत्थर से आ टकराया और ये पत्थर इतना बड़ा था कि लॉर्ड कजन इस पत्थरों को देखकर हैरान रह गए। जब इस पत्थर की आसपास से बालू को हटाया गया तो ये देखे कि एक विशाल काय मंदिर की गुंबद, और उस काम को उस समय ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने बालू में से मंदिर की बेस को बाहर निकाला था और इसका मरम्मत भी की गई। और ये देखकर हैरान रह गए कि बालू में दफन ये मंदिर की ऊंचाई करीब 229 फीट थी और उसका पूरा परिसर 857 फीट लंबी और 540 फीट चौड़ाई थी। अंग्रेजों ने बालू में दफन मंदिर को क्या बाहर निकाला, सदियों पुरानी इतिहास जीवित भी होने लगा। वो इतिहास जिसमें सूर्य देव की गर्भगृह दिखता है, वो इतिहास जिसे देखने पर यह लगता है कि पत्थरों की भाषा इंसान की भाषा से काफी ज्यादा अलग है। आज तक किसी को ये पता नहीं चला है कि ये पत्थर की 5 लेयर में बनी इस मंदिर में जोड़ नजर क्यों नहीं आती है। क्या आपको ये पता है कि ये मंदिर आखिर किस तरह से बनाया गया? क्योंकि उस समय ना ही कोई सीमेंट हुआ करता था, ना ही इस मंदिर की आकार को संतुलन करने के लिए ईटा।
ये मंदिर को व्हाइट कलर की चूनों से बनाई गई थी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय बनाई गई ये मंदिर आज भी मिस्टीरियस तरीके से खड़ा है। हालांकि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस मंदिर को कुछ लोहे की इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, जिसके कारण ये मंदिर को देखने के लिए कई देशों से लोग आते हैं। कोणार्क मंदिर की बहुत ऐसी राज है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।